Hello student, how are you? Today I am making a small video. छोटी सी वीडियो बना रही हूँ. टॉपिक हमारा ये रहेगा क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस के 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं ये, जो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में आ सकते हैं. तो उसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है. आप आंसर्स अपनी तरफ से भी बना सकते हो. फिर भी मैंने लिटिल बिट आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन भी किए हैं आंसर्स. आप इनकी भी मदद ले सकते हो और अपने आंसर्स भी बना सकते हो. मगर आप ये क्वेश्चन ज़रूर दे सकते हो. इन क्वेश्चन से आपकी जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स में हेल्प होगी और रिवीजन भी हो सकती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1975 के राष्ट्रीय आपातकालीन के सबक का वर्णन करें. ये तो पता है, जब आपको 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल, तो उस समय क्या लेसन्स, क्या सबक मिले. तो बच्चों, पहले सबसे बड़ी बात है कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हो, जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, तो रीडिंग टाइम में आप पहले क्वेश्चंस को ज़रूर अंडरस्टैंड करें. जब जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तब तक आप जो उसका रिक्वायर्ड आंसर्स है, जो आंसर्स आपको एप्रोप्रिएट सही सही आंसर लिखने हैं, वो आप कभी भी नहीं लिख पाओगे. तो जिससे क्या होगा, पूरा 6 मार्क्स का आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा. ठीक है. तो ध्यान से, इसका मतलब है सबक, मतलब यहाँ पे आपको जब आपातकालीन लगी, तब भारत में लोगों को या भारतीयों को क्या सबक मिला, उससे क्या लेसन्स मिले. ठीक है. तो ये मैं इसका आंसर स्टार्ट करती हूँ. तो फर्स्ट आपको यही पता है कि 25 जून 1975 को भारत में आपातकालीन की जो है अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषित किया गया, राष्ट्रीय अशांति के तौर पर. ठीक है. और भारत में ये आपातकाल जो था 18 महीने तक लागू होगा. और इससे हमें भारतीयों को क्या शिक्षा मिली, क्या शिक्षा मिली. सबसे पहला पॉइंट है, लोकतंत्र कमज़ोर है. भारत में जो आपातकालीन लगाया गया, तो इससे हमें एक प्रावधान ये मिला कि जो भारत का लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है. लेकिन आपातकालीन का ये सबक सामने आया कि भारत के लोकतंत्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र पर सभी पर भरोसा है. ठीक है. इसको कमज़ोर करने की कोशिश की कि लोकतंत्र को भारत में, मगर भारत में लोकतंत्र कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो नींव है, जड़ है लोकतंत्र की, भारत में बहुत मजबूत है और लोगों को भारतीय लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है. सेकेंड पॉइंट, आपातकालीन के दौरान आप सबको पता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनको स्थगित करने की भी कोशिश की गई. ठीक है. तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए न्यायपालिका की भूमिका जो है बढ़ जाती है. तो इस कारण जो है नागरिक अधिकार जो संरक्षण संगठन भी हमने देखा. ठीक है. ना थर्ड पॉइंट, आपातकालीन के दौरान एक शब्द ये भी पाया गया कि आंतरिक अशांति के नाम पर कभी भी आपातकाल नहीं लगाएंगे. आंतरिक अशांति के कारण, इसका मतलब है देश के इंटरनल अगर पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो उसके उसको लेकर हम कभी भी इमरजेंसी नहीं लगा सकते. अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाए, देश पर आक्रमण आ जाएगा, देश में कह दो कि नेशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से ख़राब हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्री की नहीं चल रही, तब हमें आपातकालीन इमरजेंसी जो है वो लगानी चाहिए. ठीक है. तो ये उस समय ये घोषित किया गया, आंतरिक अशांति के नाम पर कभी भी हमें आपातकालीन जो है वो नहीं लगाएंगे. इसकी बजाय हमें सशस्त्र विरोध, सैनिक विद्रोह शब्द को संविधान में जोड़ा गया और यह भी अनिवार्य किया गया कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इसकी लिखित जानकारी दी जाए. ये आपने पढ़ा भी होगा, जब ये इमरजेंसी लगाई थी, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को बिना रिटर्न जो है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट को बिना रिटर्न दिए है आपातकालीन जो है, मिसेस इंदिरा गांधी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने घोषित कर दिया था बिना लिखित रूप में. ठीक है. तो ये भी अनिवार्य कर दिया गया कि जो है रिटर्न जो है वो, इसका लिखित जानकारी जो है पहले राष्ट्रपति को दी जाए, तभी आपातकाल जो है वो घोषित किया जाएगा. थर्ड पॉइंट हो गया कंप्लीट. नाउ फोर्थ पॉइंट, आपातकाल का सबक ये भी एक रूप में सामने आया कि लोग जो है वो जागरूक हो गए. इससे सरकार के नाम पर, सरकार के नाम के बारे में भी पता चलना शुरू हो गया, सरकार क्या क्या काम कर रही है, ताकि वह सही और गलत का जो है फैसला और चुनाव कर सके और सरकार की समय समय पर आलोचना भी कर सके. तो आपातकालीन के दौरान लोगों में ज़बरदस्त जागरूकता
आई। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखे हैं। मैं कहूँगी अगर आप यही चार लर्न कर लो तो आपका आंसर जो है 100% कंप्लीट है ना। सेकेंड क्वेश्चन जो है, गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है और यह विचारधारा किसने दिया? नॉन कांग्रेसिज्म जो आपने सुना होगा, नॉन कांग्रेस एंड गैर कांग्रेस मतलब यही होता है कि कांग्रेस के खिलाफ जो ग्रुप बने उनसे क्या मतलब है, और ये जो विचारधारा थी सबसे पहले भारत में किसने स्टार्ट की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले हम ये लिखेंगे, गैर कांग्रेसवाद किसको कहते हैं? कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में अन्य विपक्षी राजनीतिक दल और नेताओं ने एकजुट होने की घटना को गैर कांग्रेसवाद के रूप में संबोधित किया गया है। ये पूरी क्लियर डेफिनेशन है। ठीक है, इन सभी विद्रोही दलों और नेताओं का तर्क ये था कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां जो है लोकतंत्र के खिलाफ है और भारत के आम नागरिकों और गरीबों के कल्याणकारी नहीं है। इसलिए हम सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस का विरोध किया और इस संगठन को राजनीतिक दल के रूप में आने दिया। तो इसको हम कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। ठीक है, आप ये ऐसे आंसर क्लियर लर्न कर लेना, ये 100% करेक्ट आंसर है ना। अब ये आता है कि ये विचारधारा किसने शुरू की, तो ये तो आपको पता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे वो गैर कांग्रेसवाद के नाम पर इसने जो है सभी राजनीतिक दल और नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट करने की प्रक्रिया को संबोधित किया। इसी विपक्षी नेताओं और राजनीतिक दलों का तर्क ये था कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को हटाया जाए। और इवन जब ये इलेक्शन भी हुई जब 1971 के बाद में, तो ये डॉक्टर राम मनोहर लाल ने ये भी तय कह दिया कि कांग्रेस जो है वो इलीगल पार्टी है। ठीक है, क्योंकि वो कल्याणकारी पार्टी नहीं है, लोगों के हितों के लिए काम नहीं कर रही। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, यानी कि अभी भी उनका विश्वासपूर्ण संबंध जो है वो नहीं बने। ठीक है, दक्षिण एशिया के देश हैं, अभी उनमें विश्वासपूर्ण संबंध नहीं है। इस क्षेत्र को एकजुट होने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रभाव डालने से रोकता है। ठीक है, ये जो अविश्वास है इसके कारण जो इनकी इंटरनेशनल जो पोजीशन जो है वो इमेज जो है वो नहीं बन पा रही। ठीक है, तो इस कथन के समर्थक में कोई दो उदाहरण दीजिए और एशिया को इन एशियन देशों को मजबूत करने के उपाय भी बताएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशिया का आपका जो चैप्टर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला। ठीक है, तो इसमें पहले तो आपको ये आंसर में ये पता होना चाहिए दक्षिणी एशियन देशों के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं, जैसे भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा माना गया है। ठीक है, तो इसके पक्ष में हम निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं कि क्यों इनमें आपसी जो है भरोसा नहीं बन रहा दक्षिण एशियन देशों में। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सीमा विवाद को लेकर, ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ना पॉइंट, जैसे सीमा विवाद, ये मेन हेडिंग आप बना भी सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप जब आप लिखोगे नहीं, आपको आंसर लिखने में टाइम नहीं मिलता, तो आप सीमा विवाद जो है वो बोल्ड बड़ा सा उसके ऊपर कोई भी कलरफुल पेन लीजिए। ठीक है, मार्कर से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, दक्षिण एशियन के देश में जैसे भारत, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के साथ अभी भी जो है सीमा विवाद जो है वो चल रहा है, बेशक ये हमारे पड़ोसी देश हैं। सेकेंड पॉइंट है आतंकवादी घटनाएं। ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों में अविश्वास का एक कारक ये भी है कि जैसे पाकिस्तान की भूमिका, ठीक है, ये काफ़ी हद तक जो है आतंकवादी रूप में जो है पूरे विश्व में आ रही है, तो इसलिए एक दूसरे देश जो है एक दूसरे पर कम विश्वास कर रहे हैं। ना थर्ड पॉइंट मैंने इसमें बताया, भारत को लेकर आशंकाएं, भारत को लेकर डाउट, आशंकाएं मतलब डाउट है। भारत, ये तो सबको पता है, भारत की अर्थव्यवस्था एक बड़ी मजबूत बनती जा रही है, इवन सैनिक शक्ति भी जो इसकी है भारत की है वो मजबूत, एक डेवलपिंग कंट्री से जो है डेवलप कंट्री जो है वो भारत बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है, क्षमता के मामले को लेकर भारत दक्षिण के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो रहा है। तो इसको, भारत की इस इमेज को लेकर, इसकी पहचान को लेकर, इसकी क्षमता को लेकर जो है बाकी छोटे जो इसके पड़ोसी देश है उसको लेकर हमेशा आशंकाएं बनती रही हैं। चौथा पॉइंट आ गया भारी शक्तियों का हस्तक्षेप, ये तो पता है आपको। ठीक है, दक्षिणी एशियाई देशों में
अविश्वास क्यों है? इसका ये कारण भी है कि जो बाहरी शक्तियाँ यानी बाहर बाहर के देश हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें चाइना का रोल इन पाकिस्तान, ठीक है? अगर पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी आतंकवाद को बढ़ा रहा है तो उसके पीछे चाइना का हाथ है, ठीक है? तो आप ये ऐसे एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप। नाउ कम टू नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का पार्ट है कि इनमें विश्वास को मजबूत करने के लिए क्या उपाय बनाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हम उपाय बता सकते हैं, शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। आपसी जो मतभेद है उनको हटाकर शांति स्थापित की जाए। दूसरा पॉइंट, जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं देश के ऊपर, ठीक है, तो ऐसा प्रयास किया जाए कि वो एक साथ जो है आपस में सहयोग करें, ताकि आतंकवादी गतिविधियां जो है वो ख़त्म हो सके और वो विकास और शांति के अवसरों को बढ़ाएं। तीसरा पॉइंट, दक्षिणी एशियाई देशों को और मजबूत बनाने के लिए उनमें आपसी व्यापार की गतिविधियों को बढ़ाया जाए, ठीक है। सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी संबंध, ठीक है, को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि उनके संबंध अच्छे और मधुर बन सके। नौ फोर्थ पॉइंट है, ये तो आपको पता है जितने भी दक्षिणी एशियाई देश हैं इसमें सार्क को भी मजबूत करना हमें पड़ेगा। अगर सार्क, ये सारे तकरीबन ये 2 देश हैं सार्क के भी सदस्य हैं, सार्क की गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। तो अगर हम सार्क को मजबूत करेंगे तो ऑब्वियसली है हमारा दक्षिणी एशियाई देश है वो भी मजबूत हो जाएगा। तो सार्क को मजबूत करना ज़रूरी है। दक्षिण एशियाई देशों के विकास के अवसर जो है उनको बढ़ाना चाहिए, शांति स्थापित करनी चाहिए, ठीक है। नौ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने, 21वीं सदी में रूस को सत्ता का नया केंद्र कैसे माना गया है, विस्तार में बताएं, ठीक है। रशिया किस तरह से न्यू सेंटर ऑफ पावर जो है 21st सेंचुरी में इमर्ज हो रहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है कि वर्तमान जो रूस की सत्ता है वो नया एक केंद्र उभरता जा रहा है। 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के गठन के बाद जो रूस है वो उसका उत्तरदायी बना, ठीक है। उत्तरदायी मतलब कि उसके बाद जो सत्ता जो है सारी रूस की जो सोवियत संघ की जो सत्ता थी वो किसने उठाई, रूस ने उठाई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी रूस की जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है वो उसको भी माना गया, यूनाइटेड नेशन में सोवियत संघ में, ठीक है। तो उसमें भी रूस को इसका उत्तराधिकारी माना गया और सारी जो सत्ता है इसके पास आई रूस की। ना रूस अब किस तरह से एक नया केंद्र बन रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन रूस में बहुत जा रहे हैं, इसके अधिक भंडार पाए गए हैं। रूस जो है खनिज संसाधनों और प्राकृतिक गैस भंडार के मामले में बहुत समृद्ध है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसी इन भंडारों के कारण रूस है दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। सेकंड पॉइंट, रूस के पास हथियारों का विशाल भंडार है, ये तो सबको पता है, ठीक है। इसके पास कई प्रकार की मिसाइलें हैं, उन्नत और आधुनिक प्रकार के शस्त्र हथियार भी हैं, जिसके कारण ये रूस की जो है विश्व में एक शक्ति की तरह उभर रहा है और ये विक्रेता भी है, बेच भी रहा है अपने जो है हथियार जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को बेच भी रहा है ना। थर्ड पॉइंट, रूस जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक सदाई सदस्य भी है, ठीक है। स्थायी सदस्य के साथ होने के साथ इसके पास जो है वीटो पावर भी है, ठीक है। रूस की परमाणु शक्ति भी इसका एक नया केंद्र का कारण बन सकती है। नौ फोर्थ पॉइंट है इसकी अर्थव्यवस्था। रूस की अर्थव्यवस्था ये तो आपको सबको पता है विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है और इसका जीडीपी जो दर है वो भी बहुत अच्छी है, इसलिए इसको दुनिया की शक्तिशाली देश में माना गया है। नौ फिफ्थ पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो रूस जो है वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है, यानी कि रूस इतना स्ट्रांग है कि विश्व में जितने भी मसले हो रहे हैं, जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं, उनमें ये बढ़ चढ़ कर जो है बात भी करता है और अपना प्रभाव भी डालता है, यानी कि विश्व की ग्लोबल राजनीति में ये पूरा हिस्सा ले रहा है, ठीक है। उनका पूरा साथ दे रहा है, जिसके कारण रूस जो है वो पूरे विश्व में एक नया केंद्र, शक्ति का केंद्र जो है वो उभर रहा है ना। सिक्स पॉइंट बताया, रूस जो है एक सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में, अगर क्षेत्रफल के आधार पे भी देखा जाए रूस बड़ा देश है और उसकी तकनीक की क्षमता, इसकी जो टेक्नोलॉजी क्षमता है वो भी बहुत ही विकसित है। तो ये सफिशेंट है 6 पॉइंट्स आपके लिए। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति में नया प्रमुख परिवर्तन हुए, ठीक है।
वो हमें स्पष्ट कीजिए। ये तो आपको पता है 2014 के बाद जो थी एनडीए सरकार आई भारत में, डेमोक्रेटिक अलायंस, कोई भी राजनीतिक दल जो था वो क्या तो कि बहुमत से नहीं सत्ता में आ सका। तो बहुत सारे जो गुट तो राजनीतिक दल का गुट बना, और गुट जो बनने के बाद जो है सरकार चलती रही। ये 1989 का दौर जो है, उसके बाद जितना भी राजनीतिक दौर आया है वो हमारा गुटबंधन सरकार का ही दौर आया, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसका आंसर पढ़ रही हूँ। 2014 में भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए सरकार बनी, और तब से भारतीय राजनीति में कई बदलाव देखे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, विकास और सुशासन। सुशासन मतलब गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस। प्रॉपर जो पॉलिटिकल साइंस में वर्ड है सुशासन। सुशासन मतलब सु मतलब बहुत अच्छा, गुड, शासन मतलब गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया कि भारतीय राजनीति 2014 के बाद काफ़ी बदलाव आया। विकास और सुशासन के नाम पर भारत में एक नया मुद्दा बन गया था। ये दोनों मुद्दे जो है सरकार को पूरा फोकस करना पड़ रहा था, और सरकार विकास और सुशासन के लिए नई नई योजनाएं और नई नीतियां बनाकर काम कर रही है। नौ उसी सुशासन को, जैसे आप देख रहे हो ना, मोदी सरकार ने कितनी सारी योजनाएं बनाई, नीतियां बनाई हैं, किस लिए बनाई हैं? देश के विकास और सुशासन के लिए। सुशासन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोदी सरकार जो है नई नई अच्छी गुड पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो अगले नेक्स्ट चुनाव में वो कभी भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो सुशासन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखो आगे नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखो, 2014 के बाद भारतीय सरकार ने एक नया बदलाव देखने का मिला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारती के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जनता पार्टी ने ये नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। ये देखो ये कितनी बड़ा अच्छा सुशासन का ये पॉलिसी उन्होंने लगाई, सब नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास। और इसके बाद सरकार का गठन हुआ, और इस नारे से जीवित रखने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई और लगातार प्रयास कर रही है। तो उनके कार्यान्वयन के लिए भारतीय राजनीति में अब हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो करने की बात हो रही है, और इस पर वो काम भी कर रही है। यानी सभी वर्ग के लोगों का जो है इसमें विकास होगा, और इसके लिए वो काम भी कर रही है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति जो है वो जाति आधारित जो राजनीति है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। तो हमारे राष्ट्र निर्माण संबंधी जितनी भी योजनाएं बन रही हैं वो विकसित करने की योजनाएं बन रही हैं, और उस पर काम किया जा रहा है कि जिससे कि एक बड़ा जो है बदलाव जो है राजनीति में देखने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जाति आधारित जो राजनीति है उसका वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। नाउ फोर्थ पॉइंट, 2014 के बाद सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई, ठीक है, ये आपने सुनी भी होंगी, खास करके हमारे मोदी सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये आदि कुछ योजनाएं जो हैं हमारी एनडीए सरकार जो है वो बना रही है। तो इस योजना का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण विकास हो सके, सबका जो है ग्रामीण वासियों का विकास हो सके, और भारत के प्रत्येक नागरिक तक इसका विकास का अवसर जो है वो पहुंच सके। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, 2014 के बाद हमने ये भी देखा कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद की ज़बरदस्त जो है प्रचार हुआ है। राष्ट्रवाद मतलब भारतीयों का अपने राष्ट्र के प्रति जो है राष्ट्रवाद की भावना, प्यार की भावना, जागरूकता जो है वो बहुत बढ़ गई है। ना ये थे आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ना कम टू द सिक्स क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनके 3 प्रमुख योजनाओं के लिए जाना जाता है, विस्तार में बताएं। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो उनकी जो 3 प्रमुख योजनाएं हैं, जिन्होंने 3 पॉलिसीज़ जो बनाई थी, उनके बारे में आपने ये क्वेश्चन आपने लिखना है।
तो जयप्रकाश नारायण जी हैं, जो लोकनायक नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख जो है गांधीवादी नेता थे। उन्होंने अपने किसी भी आंदोलन में हिंसा का सहारा नहीं लिया और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए कई तरह के आंदोलन जो है वो उन्होंने किए। ठीक है, जैसे कहते हैं नॉन वायलेंस, जैसे गांधी जी से नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। ठीक है, वायलेंस में कभी नहीं वो बिलीव करते थे। ना सबसे इनकी प्रमुख जो योजनाएं हैं, सबसे पहली है अ, भ्रष्टा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष। भ्रष्टाचार सबको पता है, करप्शन। करप्शन काफ़ी बच्चे जो है हिंदी के वर्ड जो है ना इंग्लिश के साथ आप कोरिलेट करोगे ना, इंग्लिश के साथ जोड़ोगे तो अभी अच्छी तरह से आंसर आप लिख पाओगे। ठीक है, तो भ्रष्टाचार होता है, करप्शन के खिलाफ इन्होंने जो है जयप्रकाश नारायण ने काफ़ी संघर्ष किया। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों से अनुरोध पर बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व में कई जो थे उसने आंदोलन स्टार्ट किए। इन इसे देशव्यापी आंदोलन बनाने की भूमिका भी बनाएगी। ठीक है, देशव्यापी मतलब कि पूरे नेशन में, सिर्फ ये नहीं कि ये जो संघर्ष है बिहार तक ही नहीं सीमित रखा, बल्कि उससे पूरे देश में इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ इस संघर्ष के विरुद्ध जो है आंदोलन किया। आगे है लोकतंत्र। जयप्रकाश नारायण ने बिहार और गुजरात के छात्रों का अहिंसक तरीके से आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और भ्रष्टाचार का जमकर विरोध किया। ना सेकंड पॉइंट, सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत, कम्युनिटी सोशलिज्म। ठीक है, सामुदायिक मतलब कि सारे मिलकर। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने उनके द्वारा दिए गए सामुदायिक समाजवाद के सिद्धांत के लिए भी याद किया जाता है। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि उनका ये नारा आपने याद करना है, एक देश, समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र। हमारा जो एक देश है वो एक समुदाय की तरह है और एक ही क्षेत्र है और एक ही राष्ट्र है। ठीक है, ये त्रिस्तरीय रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व जो है वो नारा लगाया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का मानना भी ये था कि भारत समुदाय का समुदाय है और यही वास्तविक जो है वास्तविकता सच्चाई ही है। ना नेक्स्ट इनके जो है नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण क्रांति। ये तो पता ही है, टोटल रेवोल्यूशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं। टोटल रेवोल्यूशन की पॉलिसी जो थी वो जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी। ठीक है, इसके लिए भी इनको माना जाता है। तो नारायण का मानना था कि क्रांति केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्रांति जो उन्होंने 7 टाइप की क्रांति, अगर आप बुक में डिटेल में देखोगे 7 टाइप के उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन बताए हैं। ठीक है, जैसे कि नैतिक हो गया, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, तो चाहते थे अगर हमें क्रांति लानी है तो पूरे भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें क्रांति लेकर आएंगे, तभी भारत जो है एक अच्छा लोकतंत्र देश बन पाएगा। तो जयप्रकाश नारायण का ये मानना था कि हर तरह से क्रांति का मूल वही व्यक्त है जो भारत में हर तरह से बदलाव का मुखिया भी हो। अगर आप बदलाव के बारे में सोचोगे तभी भारत में नया जो है नई राजनीतिक उभर कर आएगी। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन, क्या आसियान वर्तमान समय में प्रासंगिक है? व्याख्या करें। प्रासंगिक मतलब इसकी जो महत्वपूर्ण है, क्या आजकल प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए आसियान जो है वो अभी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना ये तो सबको पता है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक की घोषणा डिक्लेरेशन जब हुई थी तब उसमें हुई। तो बाद में शुरू में इसके जो 5 देश थे उन्होंने इसको आसियान की स्थापना की थी और ये महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन बना था। तो ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कुछ निम्नलिखित जो हैं वो बिंदुओं से हमें पता चलता है। पहला पॉइंट है, आसियान वर्तमान में निवेश, श्रम सेवाओं के मामले में एक मुफ्त बाजार क्षेत्र बनाने पर काम कर रहा है और इस क्षेत्र में उसे बड़ी सफलता भी मिली है। ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहरी देशों से कह रहा है कि हमें हमारे क्षेत्र में आकर आप इन्वेस्टमेंट भी करें। ठीक है, श्रम सेवाओं के मामले यानी कि लेबर सर्विसेज भी उन्हें फ्री प्रोवाइड की जाएंगी और ऊपर से लेबर सर्विस और मुफ्त व्यापार जो है उसके ऊपर वो है जो जोर दिया जाएगा। ठीक है,
ना सेकंड पॉइंट है चीन और भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। आसियान में हर तरह के जो देश हैं, ठीक है, उसमें चीन और भारत भी जो है आसियान इनके साथ व्यापार करने के और निवेश करने की में भी काफ़ी दिलचस्पी जो है वो दिखा रहा है। ना थर्ड पॉइंट इज़ द आसियान शैली। आसियान शैली ये इसकी प्रसिद्ध प्राप्ति है, ठीक है। वर्तमान समय में हमें ये आवश्यकता है कि विश्व में शांति और सुरक्षा। आसियान शैली का मेन मुद्दा यही है कि हम पूरे विश्व में आसियान देश है मिलकर शांति और सुरक्षा जो का वातावरण बना के रखें, ठीक है। इन्होंने मुफ्त बाज़ार के ऊपर तो ध्यान देना देना है। ये सिर्फ़ कह दो कि आर्थिक रूप में नहीं बल्कि शांति विश्व शांति के रूप में भी उभर रहा है। तो इसने आसियान शैली जो है वो चेंज की है, ठीक है। आसियान शैली यानी कि विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण भी कायम रखने में पूरी कोशिश करेंगे और यूएन चार्टर के जितने भी नीतियाँ हैं, उनको आगे लागू करने की और उनको अपनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। आसियान ने अपने मंच के माध्यम से विश्व में शक्तियों को कई बार राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान भी किया, ठीक है। आसियान जो है आसियान के देश हैं वो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ को एक मौका भी देते हैं, ठीक है। क्यों किस तरह जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी किसी मुद्दे पर किसी मामले पर चर्चा होती है तो आसियान के देश जो है उसमें बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो है आवश्यकता तौर पर जितनी भी अपनी मामलों में इस राजनीति और सुरक्षा प्रदान करने मामलों में अपना योगदान देते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। आसियान संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों में विश्वास करता है। ये तो पता है यूएन के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें पूरा विश्वास भी करता है, ठीक है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए वो काम भी कर रहा है आसियान देश और हमें ऐसे क्षेत्रीय संगठन की अब भी आवश्यकता है। नाउ कम टू एट क्वेश्चन। एकात्मक मानववाद क्या है? इस विचार का प्रतिपाद किसने किया? यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन पढ़ना होना चाहिए एकात्म जैसे इंडिविजुअल ह्यूमनिज्म इंग्लिश में से कहते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या मतलब है और इसका जो ये जो आइडियोलॉजी है ये जो विचारधारा है ये किसने शुरू की थी, ये इसका प्रतिपादक किसने किया, ठीक है। इसका समर्थन किसने किया? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअलिज्म ह्यूमनिज्म क्या होता है। एका एकात्म मानववाद, ठीक है। ये जो अवधारणा विचारधारा है इसके अंतर स्वदेशी सामाजिक आर्थिक प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है। यानी कि हमें जो है अपने देश का जो सामाजिक आर्थिक जो है प्रेजेंट जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसके अंतर्गत मनुष्य का विकास का एकमात्र ही केंद्र है, ठीक है। अगर हमें समाज की या राजनीति की या आर्थिक अर्थव्यवस्था की हमें कोई विकास करना है कुछ भी करना है तो इसका मेन इसके अंतर्गत मनुष्य का विकास होना जो है वो केंद्र है। यानी कि मनुष्य के विकास के ऊपर पहले जोर दिया जाए, व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के बीच तालमेल स्थापित किया जाए, ठीक है। एक व्यक्ति और एक समाज दोनों के विकास के बीच में जो तालमेल है उसको स्थापित किया जाए। व्यक्ति के लिए सम्मानजनक और सम्मानपूर्वक जीवन सुरक्षित करना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि समाज और व्यक्ति के बीच में अच्छा जो है वो जीवन जो है सुरक्षित बनाने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। इसे कहते हैं इंडिविजुअल ह्यूमनिज्म एकात्मक मानववाद, ठीक है। ये जो एकात्मक मानववाद है ये प्राकृतिक संसाधनों के स्तन उपयोग की अ, वकालत करता है और यानी कि जो हमारे देश के जो है संसाधन है उनके विकास के ऊपर जोर दे रहा है। इन संसाधनों की पूर्ति भी की जा रही है। ये जो सिद्धांत है ये इसकी जो अवधारणा ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित की गई थी जो एक महान दार्शनिक समाजशास्त्री अर्थशास्त्री और राजनीतिक नेता भी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द नाइन्थ क्वेश्चन। कांग्रेस की प्राकृतिक एक सामाजिक एवं वैचारिक गठबंधन की थी, व्याख्या करें। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो अबाउट द नेचर ऑफ कांग्रेस है। नेचर ऑफ कांग्रेस को लेकर हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। वो किस तरह से सोशल
और आइडियोलॉजी को उसके इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इसमें देखें, जो कांग्रेस पार्टी है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। भारत की आज़ादी के बाद भी इसने अहम योगदान निभाया है। अ, प्र, प्रारंभ में ही कांग्रेस का स्वरूप एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन का था। इसके हम निम्नलिखित बिंदुओं से हम इसके समझा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, इस कांग्रेस में सभी समूह के और पार्टियों के जो व्यक्ति हैं इसमें देखे जा सकते हैं। जैसे किसान है, उद्योगपति है, शहर के नागरिक है, गांव के श्रमिक हैं, या मालिकों के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, और सभी जाति के समूह जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में मिले हुए हैं ना। सेकेंड पॉइंट, कांग्रेस पार्टी जो है इसमें गर्मपंथी है, नरमपंथी भी है, दक्षिणपंथी भी है, वामपंथी भी है, और साथ में मध्य मार्गी भी इसमें पंथी जो है सारे शामिल हैं। और इस प्रकार एक मिश्रित सामाजिक और विभिन्न विचारों वाली पार्टी जो है वो मानी गई है। थर्ड पॉइंट, कांग्रेस पार्टी की एक सामाजिक और एक सर्वसमावेशी नीति ने कांग्रेस को ज़बरदस्त जो है सफलता दिलाई है, और उस समय विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती ये पेश में रूप आया है। नाउ फोर्थ पॉइंट, कांग्रेस के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के समूहों का प्रतिनिधित्व उपलब्ध था, और महिलाओं ने भी विभिन्न प्रतिनिधि के साथ साथ महिलाएं भी हैं, उन्होंने भी बड़े उत्साह दिखाया कांग्रेस पार्टी में भाग लेते रही। अपने विचारों और विचारधाराओं को कांग्रेस पार्टी के माध्यम में प्रस्तुत करने की समक्ष की। कौन? महिलाएं, ठीक है। ये इनकी जो है सोशल आइडियोलॉजी इसके बारे में आपने लिखना है। नाउ कम टू टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच में आर्थिक सहयोग का मार्ग प्रशासन करने में सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो इसमें आपने सार्क की जो है भूमिका बतानी है, दोनों वे में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में। आलोचनात्मक बताया ना, तो किस तरह ये अच्छी भी, सही साबित भी हुई है, और इसकी नेगेटिव रूप भी बताना है। तो सबसे पहले आपने बताना है कि सार्क की जो स्थापना दक्षिण एशियाई देशों के बीच में हुई थी, मेन इसका यही मुद्दा था, आर्थिक विकास करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिसंबर 1985 में हुई थी। अब सार्क के जो है वो 8 सदस्य हैं। सार्क के दक्षिण एशियाई देशों के बीच में आर्थिक सहयोग का रास्ता तैयार करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए हमें निम्नलिखित माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, सार्क ने जनवरी 2004 में आयोजित अपने 12वें शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया में जब शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसमें मुफ्त व्यापार समझौता, जिसके अंदर साफ्टा, SAFTA साफ्टा, ठीक है, साउथ एशियन में फ्री ट्रेड जो है वो एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, ठीक है। इस पे हस्ताक्षर पर किए गए, और ये जनवरी 2006 से लागू हो गया। इसी तरह सेकेंड पॉइंट है, दक्षिण एशियाई देशों में मुफ्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के मुफ्त व्यापार की बाधाओं को दूर करना, यानी कि जितने भी मुफ्त व्यापार करने में जितनी भी बाधाएं आ रही है उसको दूर करना, और मुफ्त व्यापार को बढ़ावा भी देना। थर्ड पॉइंट, इसने कई नई उधार नीतियां अपनाई। उधार जैसे उधार लिबरल उच्च विचार वाली, ठीक है, उधारवादी। इसे उधार मतलब डेप्ट, उधार देना, लोन लेना वाला वो मत समझना। उधार मतलब कि कुछ उच्च विचार वाली लिबर नीतियाँ जो हैं वो उन्होंने अपनाई, जिससे उनके व्यापार और प्रांत में सभी प्रकार के प्रतिबंध जो हैं वो ख़त्म कर सके, और सदस्य जो है एक दूसरे का लाभ भी उठा सके ना। फोर्थ पॉइंट है, सार्क के सदस्यों ने एक जो है बंगाल की खाड़ी में ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसका नाम है बिम्स्टेक। इसका नाम ही पता चल जाएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इस संगठन का बे ऑफ बंगाल में ये संगठन के ऊपर साइन किया गया। इसका मेन यही था कि 3 तकनीकी आर्थिक सहयोग उद्यम स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से व्यापार और निवेश में वृद्धि की जाए, ठीक है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है ना। इसकी जब आलोचना भी हो रही है दक्षिणी एशियाई देशों में, ये तो पता है हमें, सार्क जो है वो प्रमुख भूमिका जो है वो निभा रहा है, ठीक है।
मगर फिर भी इसकी आलोचना हमें देखने को मिलती है कि तो पहला पॉइंट इसमें आलोचना में पहला आता है आपसी मतभेद। ठीक है, सार्क के देशों के बीच में आपसी मतभेद है जो इसके उद्देश्य प्राप्त करने में एक जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, मनमुटाव जो है चलता ही रहा है, जिसके कारण ये अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल होता जा रहा है। सेकंड पॉइंट, सार्क दूसरे दूसरे की जननी की तरह विश्व में क्षेत्रीय संगठन को अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा ना, जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन जो है अपने अच्छा एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थे, अब तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है। ठीक है, तो अपने अपने आर्थिक विषयों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो फिलहाल हमें ये अभी मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि ये अभी विश्व में जो है एक क्षेत्रीय संगठन की भूमिका जो है अच्छी तरह नहीं निभा रहा। ना नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सार्क को यूरोपीय संघ की तरह अपना एक, जैसे उनका एक कॉमन झंडा है यूरोपियन संघ का, एक अपना झंडा है, अपना गीत है, अपना ही स्थापना दिवस है उनका। ठीक है, और उनकी अपनी ही मुद्रा है। तो इससे उनका जो व्यापारिक संगठन का प्रभाव है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सार्क देशों का भी यही कहा गया कि अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्हें ये अपना साझा झंडा, गीत और स्थापना दिवस और जो है एक मुद्रा बनानी चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट है दक्षिण एशियन देशों के बीच में कई प्रकार का मतभेद वो अभी देखने को मिलता है। इन मतभेदों का सब जो है स्पष्ट प्रभाव हमें सार्क के उद्देश्यों की विफलता में दिखाई दे रहा है। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन, सार्क के सदस्य मालदीव्स के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत और मालदीव के बीच में संबंधों का वर्णन करें। सार्क भी मालदीव जो है सार्क का सदस्य है, तो एक ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। मेन मालदीव्स के भारत के साथ क्या संबंध है ये हमें लिखना है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, मालदीव जो है एक छोटा सा द्वीप है, भारत का हमारा पड़ोसी देश है। तो भारत मालदीव में वर्ष 1968 में सल्तनत का शासन था, सुल्तान जो था वो शासन था उसका। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ पे गणतंत्र रिपब्लिक अपनाया गया और राष्ट्रपति शासन जो है प्रणाली वहाँ पे स्थापित की, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे चला। ठीक है, जून 2005 में मालदीव में लोकतंत्र को बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली को अपनाया गया, मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे बनाया गया और लोकतंत्र को वास्तविकता के रूप में स्थापित किया। वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई गई और वहाँ पे एमडीपी मालदीव जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, राजनीतिक मामलों में जो है बढ़ चढ़कर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण वहाँ पे बढ़ाती जा रही है। और भारत के साथ इसके संबंध, ये तो पता है, इसके साथ सौहार्दपूर्वक यानी अच्छे संबंध हैं इनके साथ। और इन दोनों देशों में राजनीतिक विषय भी जो है वो समान है। तो इसके जो अच्छे संबंध हैं हम निम्नलिखित बिंदुओं से पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट जैसे है सेना बेज, जैसे ये आपको पता है 1988 में मालदीव ने भारत ने जो है मालदीव्स को जो है सेना भेजी थी उनके ताकि वहाँ पे जो है गणतंत्र स्थापित हो सके, ताकि वहाँ पे सैन्य साजिश जो थी वो सफल ना हो। वहाँ पे एक मिलिट्री जो रूल शासन करना चाह रहे थे, तो उसकी मिलिट्री शासन को कमज़ोर करने के लिए भारत ने वहाँ पे अपनी सेना भेजी और इस तरह से भारत ने मालदीव की जो थी मदद की थी। ना सेकंड पॉइंट है इन दोनों देश के बीच में व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं और खूब व्यापार कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट आर्थिक विकास पर्यटन और समस्त, इंग्लिश में तभी मैंने लिखा है समस्त मतलब फिशरी उद्योग, फिशरी पालन, फिश पालन उद्योग में एक दूसरे के साथ जो है वह सहयोग कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट मालदीव और भारत के वर्ष 2020 में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इन दोनों देश के बीच में अभी जो है अच्छे संबंध जो है वो बने हुए हैं। नाउ कम टू 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है गठबंधन सरकारों का उदय किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें। ये तो पता है 1989 के बाद गठबंधन कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, तो उसके गवर्नमेंट आने के मुख्य कारण क्या हैं उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है,
ये तो पता है, जब चुनाव प्रक्रिया के बाद किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो इसके भारत में आने के प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमज़ोर होना। जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वीक बनती जा रही थी, ठीक है। 1980 के दशक, 1989 खास करके, ठीक है, भारत में राजनीतिक दल में देखा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल अपेक्षाकृत जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, और इसके कई कारण भी जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपस में नेताओं में फूट बनती जा रही है, एक मत का ना होना, राजनीतिक दल बहुत कमज़ोर हो गए, ठीक है। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लोकसभा में चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलकर उन्हें सरकार बनाने के लिए विपक्ष क्षेत्रीय दलों की जो है मदद लेनी पड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितनी भी गठबंधन सरकार आई, ठीक है, तो इन्हीं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमज़ोर होना एक प्रमुख कारण माना गया है। नाउ सेकंड पॉइंट, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय और महत्व, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तो वीक हुई, मगर साथ में जो उधर कह दो जो स्टेट लेवल पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी बहुत उभर रही थी, और उनकी इम्पोर्टेंस भी जो थी वो भी बढ़ रही थी, ठीक है। तो 1989 के दशक में भारतीय राजनीतिक दल में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय का दौर भी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपने क्षेत्रों में प्रभाव जो है स्थापित किया। जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के मुद्दों की मदद से ये जो दल थे, जितनी भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये आगे उभरी, ठीक है जी। ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्यों उभरी, क्यों इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ी? क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जो थी ना, वो अपने क्षेत्र को, ठीक है, लेकर आई थी, जाति को लेकर आई थी, जनजाति अपने समुदाय के, अपने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लेकर ये जो है राजनीति में आए थे, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव के कारण लोकसभा चुनाव में जनमत को प्रभावित किया, और उन्होंने कुछ सीटें भी मिली जो सरकार का गठन के बनाने में महत्वपूर्ण थी, और इस तरह से राजनीतिक दल जो है सरकार के गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, अवसरवादी राजनीति। अवसरवादी जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिटी मौका प्रस्त राजनीति का उदय हुआ, ठीक है। इसमें क्या बताएंगे कि 1990s के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिनसे जाति की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस्ड होगी, धर्म बेस्ड, रिलीजन बेस्ड होगी, सांप्रदायिक, ठीक है। तो हमने देखा कि जिससे कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जाति के राजनीतिक दल, धर्म के, संप्रदाय के राजनीतिक दल जो है, उनको अवसर मिला, और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया, जिसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने सरकार बनाने की पूरी भूमिका जो है वो निभाई। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके। नॉन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था ना, सुशासन इज गुड गवर्नेंस क्या होती है, और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुशासन क्या होता है। सुशासन शासन की एक प्रणाली जिसके अंतर्गत जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जितने भी पब्लिक वेलफेयर के काम हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, प्राथमिकता होती है, पहल दी जाए, ठीक है। ताकि शासन की गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित, ये आपने स्पेशल पॉइंट लिखना है, उसकी गुणवत्ता, ठीक है, डेवलपमेंट हो मगर गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट हो, मूल्य आधारित, ठीक है। मूल्य आधारित माने कि सबको जो है विकास का आधार मिले, मूल्य आधारित व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया, इसे जिसे हम कहते हैं सुशासन किया गया। वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय
जनतांत्रिक गठबंधन ने सुशासन का मुद्दा उठाया और सबका साथ सबका विकास का नारा देकर भारत में बहुमत से सरकार जो है उन्होंने बनाई। वर्तमान समय में केंद्र सरकार सुशासन और विकास के लिए जन कार्य जन कल्याण कार्य और नीतियों को चलाने का प्रयास कर रही है। और इनकी प्रमुख जो नीतियाँ वो हमने नीचे एक्सप्लेन की हैं। जैसे फर्स्ट इनकी नीति है स्वच्छ भारत अभियान। ये तो आपने सुना भी होगा और आपने स्कूलों में भी देखा होगा। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चल रहा है। भारत सरकार का एक बड़ा प्रयास है जिसमें भारत ने स्वच्छता और स्वच्छता के लिए अभियान जो है वो चलाया गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को जानकारी और जागरूकता प्रदान की जाएगी कि भारत का विकास करने के लिए स्वच्छता एक अभियान बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये उन्होंने योगदान बनाया। सेकंड पॉलिसी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में लागू की। अपने सुशासन के आगे पंथ में चलने के लिए उन्होंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नामक एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की। इस योजना के तहत भारत की जितनी भी महिलाएं हैं उनको शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान जो है वो दिए गए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत जो है भारत सरकार ने महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, उज्ज्वल होता है उज्ज्वल प्रकाश लेकर आना, तो इसमें उन्होंने एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो महिलाओं को दिए गए ताकि उन्हें खाने बनाने में कोई परेशानी ना हो। इसी तरह नेक्स्ट मोदी सरकार ने नेक्स्ट पॉलिसी अपनाई प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन, धन मतलब पैसा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, सरकार ने प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की, ठीक है। बच्चे जो है कन्फ्यूजन आ जाए, बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वो अपने बैंक में खाता खोल सके और व्यक्ति बैंकों में अपना पैसा जो है वो सुरक्षित रख सके। नेक्स्ट है किसान फसल बीमा योजना। फसल बीमा, फसल जैसे आप क्रॉप जिसे कहते हो, ठीक है। तो इसमें फसल का अगर कोई नुकसान भी हो जाता है, अगर मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो जाता है, फसल किसी तरह से खराब हो जाती है, तो इसमें फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है आर्थिक मदद देने की योजना बनाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए देश में कई किसानों का आवेदन भी दिया गया और ये भारत सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट आता है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ये इसके अंतर्गत ऐसी योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से जितने भी कमज़ोर है सुरक्षा वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा संबंधी बीमा प्रदान किया गया है, ठीक है। यानी कि जब मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको उसके लिए आर्थिक जो है इकोनॉमिक जो है हेल्प है इन वीक्स सिटीजन्स को जो वो दी गई है ताकि वो किसी तरह का की स्वास्थ्य जितनी भी समस्याएं हैं उनका वो अच्छी तरह से सामना कर सकें। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। ये ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए खास करके बनाई गई थी योजना। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ज्योति मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन करना है आपने तो जो है बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें, ठीक है। तो ये इसकी मेन है सुशासन प्रदान करने के लिए 7 हमने अभी इसमें लिखी है योजनाएं। नेक्स्ट आ गया 14 क्वेश्चन। भारत के पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के कोई 5 कारण बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, ठीक है, टिल 1967 तक कांग्रेस जो है इतनी इम्पोर्टेंट क्यों रही या डोमिनेंस ऑफ, तभी तो आपका सेकंड चैप्टर आता है ना, इरा ऑफ या डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये उसके ऊपर है क्वेश्चन आपका। तो उसके क्या कारण है, आपने 5 कारण बताने हैं। पहला पॉइंट, ये एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है। पहला पॉइंट ये तो सबको यही मेन पॉइंट टिप्स पे आप कर लेना लर्न कि कांग्रेस पार्टी की सफलता का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ये एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है और कोई भी हमारी जो है राजनीतिक पार्टी इतनी पुरानी नहीं है। सेकंड पॉइंट, हमारे इस कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है, ठीक है। और जिसलिए जनता जो है इसका समर्थन कर रही है और आसानी से ये चुनाव में जीत भी जाती है। तीसरा पॉइंट है इसका
राष्ट्रवादी नेटवर्क, ठीक है। राष्ट्रव्यापी नेटवर्क ये पूरे नेशन के लिए, सिर्फ एक ही समुदाय के लिए नहीं, नहीं पूरे नेशन के, ठीक है। भारत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को भी कांग्रेस का चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस की पहुंच भारत के हर एक हिस्से तक है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट, वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों चारों दिशाओं में जो है कांग्रेस जो है वो कांग्रेस की कह दो इसके समर्थक हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी जो है इसमें इसके जो समर्थक हैं और बड़े प्रभावशाली नेता, दिग्गज दिग्गज होते हैं इसमें जो अच्छे बड़े सालवर्स जो कहते हैं, इसके जो नेता हैं जो बड़े माने हुए नेता हैं, जिसकी उनकी छवि जो है उसके कारण भी कांग्रेस की अपनी एक पहचान बनी हुई है। जैसे इसमें बहुत सारे प्रभावशाली नेता, जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, कामराज जी हैं, मोरारजी देसाई जी हैं, जगजीवन राम है, वल्लभ भाई पटेल हैं। ये कुछ ऐसे प्रमुख नेता हैं जिसके कारण कांग्रेस की अपनी जो है वो पहचान बनी है, जिसके कारण कांग्रेस जो है हमेशा जीतती आई। ना फिफ्थ पॉइंट, विपक्षी दल जो थे उस समय इतने मौजूद नहीं थे, या कह दो इतने स्ट्रांग नहीं थे। विपक्षी दल होंगे मगर वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जितनी कि कांग्रेस स्ट्रांग थी, ठीक है। तो ये भी एक कारण बनता है, उस समय कोई भी मजबूत विपक्षी दल जो था वो मौजूद नहीं था, जिसके कारण कांग्रेस को कभी भी विशेष विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वो हमेशा आसानी से चुनाव जो है वो जीतती आई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ कम टू द 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किन्हीं चार कारकों की व्याख्या करें जो यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। तो ईयू के बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, यूरोपीय संघ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। इसके मैंने कुछ ब्रीफ से पॉइंट लिखे हैं, ये 4 नंबर के हिसाब से भी बन सकते हैं आपका ना। जैसे आ गया मार्शल प्लान, ये तो सबको पहला पता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जो मार्शल प्लान के अंतर्गत जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देश थे उन्हें वित्तीय सहायता दी ताकि उनकी अर्थव्यवस्था जो है मजबूत बन सके। सेकंड पॉइंट है 1949 में यूरोपियन परिषद जो है वो बनाया गया, ठीक है। यूरोपियन पूंजीवादी देशों ने आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को स्थापित किया गया और 1949 में यूरोपियन परिषद जो है वो बनाया गया। इसी तरह 1957 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय में इसको तब्दील किया गया और यही 1992 में यूरोपियन संघ की इसमें स्थापना की गई। जब संघ का विघटन हुआ तो मैंट्रिच संधि हुई, मैंट्रिच ट्रीटी जिसे मैं कहने रही थी, ट्रीटी नहीं संधि हुई। तो उसके बाद यूरोपियन संघ की स्थापना हुई ईयू की 1992 में। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, यूरोपियन संघ का अपना झंडा, अपना जो है राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है और इसकी अपनी एक मुद्रा भी है। नाउ टू फिफ्थ पॉइंट, 2005 तक अगर यूरोपियन संघ की देखा जाए इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और इसमें जीडीपी वो जो है 12 ट्रिलियन डॉलर भी है, ठीक है। आप इसमें और पॉइंट भी इसके ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसकी सैनिक शक्ति को लेकर, ठीक है। यूरोपियन संघ के कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है स्थायी सदस्य भी हैं, ठीक है। तो आप उनका एग्जांपल भी दे सकते हो, ठीक है। आप और पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ कम टू 16 क्वेश्चन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल, पूरे विश्व के साथ, ठीक है। तो वैश्वीकरण के किन्हीं 3 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का व्याख्या करें। सकारात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम अपने देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो अपने देश को विश्व के देशों के साथ जोड़ने से हमें इस ऐसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। हम जोड़ते किस तरह से हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करके, पूंजी का, श्रम का, अपने विचारों का। विचारों में हम आ जाएगी न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका। जब हम मुफ्त व्यापार करते हैं तो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है ना। इसके सकारात्मक प्रभाव, पहला आ गया, पूरे विश्व में व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के साथ ज़बरदस्त, आपने जो कहना है ये पॉइंट ऐड करना है
कि वैश्वीकरण के कारण ये इसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा हुआ है कि देशों में व्यापार की तुलना जो है काफ़ी अधिक हो गई है। दूसरा पॉइंट, लोगों का जीवन स्तर में भी परिवर्तन आया, ठीक है? यही वैश्वीकरण के कारण जो है हमने देखा गया कि लोगों का जीवन स्तर अब पहले से बेहतर हो गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, लोगों के पास चीज़ों और भोजन के विकल्पों की जो है संख्या बढ़ गई है। विकल्प होता है चॉइसेस, ठीक है? हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई है मार्केट में। हम क्या खाना-पीना ले सकते हैं, क्या कौन-सी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है? तो पहले इसके विकल्प बहुत सीमित होते थे, कुछ लिमिटेड चीज़ें होती थी। अब मल्टीपल चॉइसेस हो गई है हमारे पास, ठीक है? तो विकल्प के जो है वो बहुत सारी संख्या जो है हमारे पास बढ़ गई है। ये 3 पॉइंट इसके पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट हमने लिखे हैं। नकारात्मक पॉइंट ये है, पहला है कि आर्थिक असमानताएँ आ रही हैं, ठीक है? असमानता में ये देखा गया है कि कई देशों में वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असमानताएँ आ रही है। यानी कि अमीर जो देश है वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश है वो अभी भी गरीब ही हैं। वो अभी भी उनका विकास जो है वो बढ़ा नहीं है, बल्कि अमीर देश और अमीर होते हैं, गरीब देश जो है वो अभी भी डेवलप या कह दो विकसित नहीं हो पा रहे। उन्हें कह दो कि ग्लोबलाइज़ेशन का पूरा जो है फ़ायदा नहीं मिल पाया। सेकंड पॉइंट, वैश्वीकरण का नकारात्मक ये है कि श्रम और पूँजी का समान जो है प्रवाह नहीं हो रहा, ठीक है? श्रम यानी लेबर और कैपिटल, ठीक है? ये इनका प्रॉपर फ्लो जो कह दो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं हो रहा, ठीक है? अभी जो विकसित देश है वो पूंजी निवेश का लाभ तो उठा रही है, लेकिन वीज़ा को ले, जैसे कहते हैं ना, श्रम का एक 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 जगह से दूसरी जगह लेबर को जाना है, ठीक है? तो उन्होंने सख्त जो है वीज़ा की नीति माध्यम से श्रम के प्रवाह के ऊपर काफ़ी रोक लगा दिया है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जिसे कहते हैं वो लगा के इनके ऊपर रोक लगा दी है। ना थर्ड पॉइंट इसमें है कि बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां का आगमन हो गया है। मल्टीनेशनल कंपनीज़, बड़ी-बड़ी नहीं, ऐसे होता है एमएनसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है? बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो वर्ल्ड में अब देखी जा रही हैं, जिसके कारण छोटी-छोटी कंपनियां जो हैं उनका भारी नुकसान हो रहा है और लगभग कुछ कंपनियां तो बर्बाद ही हो चुकी हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। ना नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ? नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उसमें लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, ठीक है? तो इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिखा है, नेपाल एक छोटा-सा बड़ा शांतिप्रिय देश है, ठीक है? यहाँ पे राजशाही, ठीक है? किंग रूल जो है वो स्थापित था। मगर 1990 के बाद नेपाल में लोकतंत्र की माँग जो है शुरू हो गई थी और 2006 में इसकी माँग जो है वो लोकतंत्र जो है स्थापित करना किया गया, ठीक है? तो इसको स्थापित करने की क्या प्रोसेस था, किस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र आया, क्या प्रक्रिया बनी, ये हम नीचे पॉइंट्स में बताएँगे। पहला पॉइंट, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है? आजकल जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? वहाँ पे रिपब्लिक है। तो ये कैसे स्थापित हुई? इसकी माँग जो है अधिक खुला और ज़िम्मेदार शासन स्थापित हो, परंतु राजा ने शासन सेना की मदद से शासन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था और लोकतंत्र व्यवस्था कायम नहीं हो पाई, ठीक है? लोगों की पूरी माँग थी कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक हो, मगर राजा जो था उस समय वो उसका समर्थक नहीं था। उसने क्या किया, अधिक खुला, खुला मतलब कि ओपन करना, अपनी अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को ओपन करना, ठीक है? उसके खिलाफ था वो, ठीक है? तो उसने इस किसी न किसी तरह अपनी सेना की मदद से जो ये जो आंदोलन चल रहा था उसको दबाने की कोशिश की, ठीक है? मगर वो कामयाब नहीं हो सका और इसी तरह साल 1990 में नेपाल में लोकतंत्र में समर्थन में एक आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन के कारण राजा ने संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है? 1990 में दोबारा वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, मगर इस समय जो राजा था उसको संविधान को मानना पड़ा कि हाँ भी जो राजा की शक्ति है वो संविधान के अनुसार जो है वो कार्य करेगा, ठीक है? यानी कि जो राजा है वो संविधान की शक्तियाँ जो दी गई हैं, संविधान में जो लिखा है उसके साथ वो कार्य करेगा और संविधान के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है? दूसरी ओर एक तो तरफ राजा था और दूसरी तरफ था माओवादी, माओ ग्रुप्स, माओ माओवादी जो थे नेपाल में वो अपना प्रभावी शुरू कर चुके थे वहाँ पे लोकतंत्र लाने के लिए। तो 3 तरह के ग्रुप वहाँ पे बन गए, एक माओवादी, दूसरी तरफ राजा और तीसरे जो थे शासक वर्ग के लोग, ठीक है?
वो उनके विरोध में हो गए। इसलिए राजा की सेना, मायावादी और लोकतंत्र समर्थक के बीच जो है त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 2002 में राजा गजेंद्र आ जाएंगे आपके नेक्स्ट पॉइंट में, राजा ने संसद भंग कर दी और सरकार को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, संसद जो थी, पार्लियामेंट जो बनाई हुई थी, उसको भंग कर दिया और नई कह दो क्या अपना प्रभाव जो है वो राजा ने अपना शुरू किया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, साल 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। लोकतंत्र की पहली जीत तब हुई जब राजा गजेंद्र ने 2002 में संसद को भंग कर दिया। जो भंग हुई सी संसद, ठीक है, उसको दोबारा से बहाल कर दिया। बहाल मतलब कि दोबारा से लागू कर दिया। ठीक है, और इस आंदोलन में 7 पीपल पार्टी जो है, SPA, ठीक है, ये 7 पीपल्स पार्टी है, इसके नेतृत्व में जो है अहम भूमिका निभाई वहाँ पे लोकतंत्र लाने के लिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, सन 2008 में नेपाल में राजशाही पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया गया और नेपाल में एक लोकतंत्र घोषित कर दिया गया। साल 2015 में नेपाल में एक नया संविधान भी अपनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से मायावादी के संघर्ष का जो रास्ता छोड़कर सरकार ने अपना प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया और नेपाल के विकास के लिए समर्थ की भावना दिखाई गई। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन करना लर्न इम्पॉर्टेंट है। ना नेक्स्ट 18 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपातकालीन हुआ था 25 जून 1975 को भारत में लगाया गया था, इसके क्या परिणाम मिले? 6 परिणाम। ठीक है, पहला क्वेश्चन था वो डिफरेंट था, अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें क्या परिणाम मिले? पहला पॉइंट ये है कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया जब आपातकालीन हुई। ठीक है, तो हमें ये परिणाम दिखा है, ज़्यादातर जो विपक्षी दल थे जो कांग्रेस के खिलाफ जो थे, ठीक है, सभी विपक्षी नेताओं को रास्ता से हटाने की कोशिश की और उन्हें मिसेस इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। सेकंड पॉइंट कि प्रेस पर सेंसरशिप, सेंसरशिप होता है पाबंदी लगा देना। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अखबार जो समाचार चैनल्स या सरकार की अनुमति के बिना कुछ भी जो है खबर जो है वो प्रकाशित नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जामियत इस्लामी, ये 2 संगठन हैं, इनके नाम ऐसे लर्न करने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जामियत इस्लामी, ये 2 संगठन थे, इन पर प्रतिनिधि लगा दिए गए। प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि इन्हें लगता था कि ये कांग्रेस के खिलाफ जो है गतिविधियां कर रहे हैं, तो उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया था। ना फोर्थ पॉइंट, जितने भी लोग धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, उन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, ये भी एक परिणाम देखने को मिला। इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। तीसरा हमारे अगला सॉरी फिफ्थ पॉइंट, मौलिक अधिकारों को नागरिकों को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार जो थे अप्रभावी हो गए थे, सभी जो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर बैन लगा दिए गए। ना सिक्स पॉइंट इज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ठीक है, तो इसको लागू किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होता है? बिना शक के आधार पर ही, शक के आधार पर जो है कि ये सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधियां कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उस व्यक्ति को तो अरेस्ट कर लिया जाता था, नज़रबंद किया जाता था। ठीक है, तो ऐसा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया था। सेवन्थ पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 अखबार है, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेट्समैन। ठीक है, ये आपने बेशक इसी तरह इंग्लिश में आप लर्न कर लेना। ये 2 प्रकाशकों प्रकाशित होने पर भी रोक लगा दी गई, ये न्यूज़पेपर जो है वो छपेंगे नहीं। अगला एट्थ पॉइंट, सेमिनार और मेन स्ट्रीम, ये भी 2 पत्रिकाएं, ठीक है, जैसे कहते हैं जर्नल्स। ठीक है, ये भी आप चाहे इंग्लिश में लिख लेना, सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम। ठीक है, ये 2 पत्रिकाएं जर्नल जो थे उनको भी प्रकाशित होने पर भी पाबंदियां लगा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, कन्नड़ कर्नाटका के लेखक जो हैं शिवराम करतार और हिंदी के जो लेखक हैं फली फुरण
नाथ रेणु जी, ठीक है। इन्होंने इनको जो भी उपलब्धियाँ मिली थी सरकार की तरफ से उनके आपके काम के लिए, ठीक है, अच्छे इन्होंने जो लेख लिखे थे, ठीक है, उन उपलब्ध उपाधियों को उन्होंने सरकार को वापस लौटा दिया, ठीक है। लास्ट नोट लिस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है कि 42वीं संविधान का संशोधन हुआ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप ज़रूर यही 10 पॉइंट्स आप लर्न कर लो ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब ये संशोधन हुआ इस माध्यम के आधार कई बदलाव जो है वो किए गए, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो जो विवाद की आलोचना की गई, ठीक है। कि इनके इनके जो कार्य हैं वो चुनौती पूर्वक नहीं है, उनको अदालत में उनके लिए खिलाफ चुनौती नहीं की जा सकती। इसी तरह विधायिका यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद का जो हर 5 साल बाद चुनाव होके सरकार बनती है, तो इसमें थी कि विधायिका और कार्यपालिका जो थी उसका कार्य जो है वो 1 साल और बढ़ा दिया, 5 से 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की किन्हीं 3 मुद्दों पर प्रकाश डालिए जिन पर अधिकांश के बीच में स्वर संपत्ति व्यापक चर्चा हो। स्वर संपत्ति यानी कि सबकी कॉमन राय, कॉमन एग्रीमेंट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, मगर कुछ ऐसी मुद्दे हैं जिन पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्री करते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी राजनीतिक दल सहमत होते हैं? तो पहला पॉइंट जो आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है। हमारा भारत जो है वो राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से ये सहमत है कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का भारतीय राजनीतिक दल में प्रक्रिया में हर तरह से शामिल होना चाहिए, चाहे वो उनकी भागीदारी जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। इन वर्गों के बिना शामिल किए बिना या इनको समान प्रतिनिधित्व ना मिले, ठीक है, या इसके बिना शासन प्रशासन जो है वो नहीं चल सकता हो, तो इनकी भागीदारी होनी हमारी बहुत ज़रूरी है। ना सेकेंड पॉइंट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, ठीक है। भारत ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये तो पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, ठीक है, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो बनाई थी, ठीक है। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम में, ठीक है, वैश्वीकरण, एलपीजी से नाम कहते हैं, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसी प्रक्रिया को जो है वो शामिल किया गया। न्यू आर्थिक रूप को तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए बढ़ावा के लिए और अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ये भी था कि निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जाए, व्यापार को वृद्धि दी जाए, ठीक है। तो जितने भी राजनीतिक दल है वो इससे पूरी तरह से सहमत है कि अगर भारत विकास कर सकता है तो हमें ये तीव्रता से ये आर्थिक विकास अगर हमें करना है तो हमें ये आर्थिक नीति को अपनाना पड़ेगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का महत्व। ये तो पता ही है आपको, भारत में अधिकांश राजनीतिक दल भी एक बात से सहमत है कि सरकार का गठन में अगर हमने सरकार बनानी है तो क्षेत्रीय दलों का बहुत विशेष महत्व है। 1989 के बाद खास करके केंद्र में अगर इसका महत्व जो है वो बहुत बढ़ गया है। सभी राजनीतिक दल जन का यही मानना है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार गठन में विशेष भूमिका निभाते हैं, चाहे राज्य स्तर पर हो चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 पॉइंट जिन पे ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्री करती हैं। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मैंने 21 क्वेश्चन बनाए हैं। नाउ 20th क्वेश्चन है, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की आपसी गुटबाजी के परिणाम स्वरूप 1969 में कांग्रेस कैसे विभाजित हो गई, ठीक है। ये तो पता ही है आपको, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, तो उस विभाजन के बारे में क्वेश्चन है ये तो सबको पता है। 1969 में कांग्रेस में विभाजन हुआ, ठीक है। इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो मिसेस इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो था मतभेद थे। 1969 में कांग्रेस का विभाजन
की चर्चा 1969 में कांग्रेस में विभाजन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार है। क्यों विभाजन हुआ, इसके मुख्य कारण ये है। पहला पॉइंट, इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट नेताओं का पर्याप्त महत्व नहीं दिया। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। जब विभाजन का मुख्य कारण ये है कि सिंडिकेट नेताओं का पूरा विश्वास था कि जब इंदिरा गांधी को हम समर्थन देंगे तो इंदिरा गांधी, क्योंकि ये यंग थी, तो उन्हें ये था कि हम सिंडिकेट वाले बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, तो हमसे वो विचार मश करके ही आगे नीतियों का निर्माण करेगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण सिंडिकेट कारण नेता जो थे इंदिरा गांधी से नाराज हो गए। अंततः ये नाराजगी कांग्रेस के विभाजन का कारण भी बनी। सेकंड पॉइंट, इंदिरा गांधी का समाजवादी नीतियाँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 1969 में अगर कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इसका कारण ये था, इंदिरा गांधी ने कुछ जो समाजवादी नीतियाँ थी उसका उन्होंने बनाई, उनको लागू किया। ठीक है, जिससे सिंडिकेट के जो उनकी राय से बिल्कुल अलग थी। ना थर्ड पॉइंट, सिंडिकेट के नेताओं और युवा नेताओं के बीच में काफ़ी मतभेद हुए। युवा नेता में कौन आते हैं? कांग्रेस इंदिरा गांधी के साथ वाले युवा नेता। ठीक है, तो उनमें भी विभाजन का एक मुख्य कारण ये रहा कि उनमें सिंडिकेट में काफ़ी प्रभावशाली अनुभवी नेता थे, और जबकि जो मिसेस इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस में उसमें ज़्यादातर युवा नेता जो थे वो थे, तो इन दोनों की राय जो थी कभी भी सहमत नहीं हो पाती थी। ना फोर्थ पॉइंट इज़ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये तो पता है, मिसेस इंदिरा गांधी ने 14 जो थे 14 जो बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने जब ये राष्ट्रीयकरण किया तो सिंडिकेट जो नेता जो थे उससे सहमत नहीं थे, इसका कारण भी ये हुआ, विभाजन हो गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़, मिसेस इंदिरा गांधी ने प्राइवेट परस्यू। ठीक है, प्राइवेट परस्यू क्या जो थे, जो हमारी देसी रियासत के जो राजा थे, ठीक है, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। ये पहला आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। प्राइवेट परस्यू क्या होता है? प्राइवेट परस्यू बोलते हैं जो देसी रियासतों के राजा थे उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो इन विशेष अधिकारों को मिसेस इंदिरा गांधी ने जो था ख़त्म कर दिया गया था। तो ये प्राइवेसी जब ख़त्म किया गया तो तत्कालीन जो हमारे उस समय विदेश मंत्री मोरारजी देसाई थे, जो इस बात से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो इस ये भी एक कारण विभाजन का बना। नेक्स्ट जो है सिक्स पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी। ठीक है, आधिकारिक उम्मीदवार को लेकर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार होगा उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये यकीन हुआ कि नीलम संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के सिंडिकेट के सदस्य थे, उन्होंने उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को दिया था, लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी के बयान दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वीवी गिरी जो है वो मैदान में उतरेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, चुनाव में वीवी गिरी जो है वह राष्ट्रपति के पद से जीत गए, और ये भी एक कारण बना उनके विभाजन का। सेवन्थ पॉइंट जो है, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के कांग्रेस का निकासित कर दिया गया। सिंडिकेट्स ने मिसेस इंदिरा गांधी को जो है निकाल दिया था। ठीक है, तो कांग्रेस के इंदिरा गांधी का निकास शासन अंत परम बन गया। कांग्रेस दल के विभाजन का कारण राष्ट्रपति चुनाव के बाद सिंडिकेट ने मिसेस इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकासित कर दिया। इस प्रकार विभाजन कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ साथ किया गया। इंदिरा गांधी की जो बनी वो कांग्रेस आर और द्वारा प्रतिनिधि थी, और जो कांग्रेस सिंडिकेट जो थे वो कांग्रेस ओ का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डाला है वो चीन की अर्थव्यवस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण बताइए। चीन क्यों एक न्यू इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पावर या न्यू पावरफुल शक्ति जो है वो क्यों उभरा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है देश पूरे विश्व में देखी जा रही है। चीन जो है तेज़ी से विकास कर रहा है, और एक अनुमान के मुताबिक आने वाले सालों में दुनिया में सबसे बड़ी विकसित जो अर्थव्यवस्था है वो चीन की मानी जा रही है। ठीक है, इसके मुख्य कारण ये है,
पहला है चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए, ठीक है। उसने राजनीतिक आर्थिक अलगवाद, ठीक है, ये पहले आइसोलेट रहता था, अलग ही रहता था, ठीक है, किसी देश के साथ इसके संबंध नहीं थे, ठीक है। उसने अलगाव को समाप्त किया और अपनी जो विदेश नीति है वो चीन ने उसको खोला और दूसरे देश खास करके पहले उन्होंने शुरुआत अमेरिका से की 1972 के साथ उन्होंने संबंध बनाए। सेकंड पॉइंट 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई, ठीक है, उन्होंने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रगति में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे, ठीक है। तो उन्होंने कह दो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है इसको न्यू टेक्नोलॉजी इसमें लेकर आई जाए, ठीक है, आधुनिकीकरण, ठीक है। तो इसका प्रस्ताव दिया जिसके कारण वहाँ पे तेज़ी से विकास हुआ 1973 में। इस तरह 1978 में देंग ज़ियोपिंग, ठीक है, ज़ियोपिंग, ठीक है, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी जिसे कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी, आपने इसी तरह से नाम लिखना है, ठीक है। आपने आर्थिक विकास को और बढ़ाने के लिए ओपन डोर पॉलिसी जो है इसको अपनाया गया। तो इस पॉलिसी ने आर्थिक विकास जो है वो बहुत तेज़ी से हो गया। नेक्स्ट है 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण जब वो कर दिया गया, इसके कारण कृषि क्षेत्र में काफ़ी भी विकास हुआ। इसी तरह 1998 में चीन ने उद्योगों का भी निजीकरण किया गया, ठीक है, जिसके कारण भी आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी विकास बढ़ा और विदेशी निवेश भी बढ़ा और देश का विकास भी हुआ। इस तरह 2001 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन जो है इसका सदस्य बना, ठीक है, और इससे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी और बाकी विश्व के देशों के साथ उसके अच्छे संबंध बने और इसका तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ और उसका वो लाभ उठा रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट 21 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।